हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, इस तरह से ज़ॉ फैंग ने अपना आधा बदला ले लिया होता है उन लोगों को खत्म करते हुए जिन्होंने उसके फादर को मारा था। यहाँ पे उसका बदला पूरा होने के साथ साथ उसकी जो सिस्टम होती है उसे कई सारा रिवॉर्ड्स देती है, कारण वो अब एक 9 स्टार जनरल लेवल का वॉरियर है। के साथ ही उसे 2.3 मिलियन के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी गेन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ फैंग के सामने वाना होती है। वाना ही वो लड़की होती है जिसके कारण फैंग को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और कहीं न कहीं उसकी सारी मुसीबतों की शुरुआत की जड़ यही लड़की होती है। फैंग जो होता है वो उसकी तरफ खुखार बड़ी नजरों से बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उधर वाना जो होती है गिरगिट की तरह रंग बदलती है और फैंग के सामने यहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगती है। वो उसे कहने लगती है कि मैं पहले अंधी थी जो कि तुम्हारे जैसे रियल गोल्ड को नहीं पहचान पाई। से बिना मिले और ये जाने कि तुम में तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सर्वेंट और मिस्ट्रेस बन के रहूंगी। जो वाना होती है वो अपने आप को और अपनी बॉडी को उसे ऑफर कर रही होती है। वो उसे कहती है कि उसकी एक यूनिक काइंड ऑफ फिजिकल बॉडी है और मेरी ये यिंग टैंग ब्रीडिंग बॉडी का यूज करके तुम अपनी कल्टीवेशन की और भी ऊंचाइयों तक जा सकते हो और मैं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद कर सकती हूँ। जिसपे यहाँ फैंग उसे एक करारा जवाब देते हुए कहता है कि हालांकि हम दोनों में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बंधा था, लेकिन मैं ना ही तुमसे कभी मिला ना ही तुमसे शादी करने की मेरी कोई इच्छा थी, इसीलिए अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी मेरा बदला तुम्हारे बाप उस सिद्धू हौजी से था। मेरी फैमिली को लगातार धमकियों से परेशान कर रखा था। उसके मरते ही तुमसे मेरी दुश्मनी खत्म होती है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारना मेरी पॉलिसी में नहीं है। आगे जाते हुए फैंग उसे लास्ट में यही कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब सेटल हो चुका है। तुम मेरे लिए कोई फेवर ओन करती हो और ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई फेवर ओन करता हूँ। वो उस वाना को उसकी जान की भीख दे करके वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जो वहाँ पे खड़े लोग होते हैं जिनका काम ही सिर्फ होता है वहाँ पे खड़े होकर के नजारा देखना, वो अपने ओपिनियन यहाँ पे पास करने लगते हैं। उनके यहाँ पे गुसर फुसर चालू हो जाती है। सब यही कह रहे होते हैं कि किसी ने भी नहीं जाना था हमारी इस यूशु सिटी का एक ऐसा नया लॉर्ड आएगा, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होगा। फैंग तो यहाँ पे एक अलग ही लेवल का जेंटलमैन निकला। उसने यहाँ पे साबित कर दिया कि अपने टैलेंट के बिना पे किसी को भी मात दिया जा सकता है। तो एक महान हीरोइक सोल्जर निकला जिसने अपने दुश्मनों पे भी रहम किया। तो फैमिली ने इतने बड़े जिम को बिना जाने ही रिजेक्ट कर दिया था। तो उन्हें यहाँ पे ज़ॉ फैंग की काबिलियत के बारे में पता चलता तो आज इसकी फैमिली की ये हालत ना होती। जिस पुराने सिटी लॉर्ड के उस सितु हौजी ने जितना कुछ गेन किया था उससे भी ज्यादा खो चुका है। सितु फैमिली ने अपनी प्रतिष्ठा और समृद्धि खोने के साथ साथ आज उसके पास जो कुछ बची कुची पावर थी वो भी चली गई। सितु फैमिली तो चाहते थे कि अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल और रिच बनाएं, लेकिन आज इनकी फैमिली की ये कंडीशन रही है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। इस लड़की ने उस फैंग के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। और अगर इस वाना ने उस फैंग को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज इसकी ये सिद्धू फैमिली जो होती पूरे कॉन्टिनेंट की एक डोमिनेंट फोर्स बन जाती। अब इन लोगों की जुबान यहीं तक नहीं बंद होती। वो तो वहाँ पे सारी कई के कसूरवार वाना को ही ठहराते हैं। उसे इतना तक कह देते हैं कि इसकी की वजह से आज इसकी ये पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई कि तो अपने ही फैमिली के लिए बहुत ही अनलकी साबित हुई, जिसने पूरी फैमिली को ही साथ में डुबो डाला। अब उन लोगों की ये बातें सुन करके वाना जो होती है वो गुस्से से भर जाती है और उसमें कहीं न कहीं बदले की भावना पनपने लगती है। वो यहाँ पे सभी के सामने हेवन की कसम खा करके ये फैसला करती है कि वो ज़ॉ फैंग ने आज मेरे बाप को मार डाला। मेरी पूरी फैमिली की बेइज्जती करने के साथ साथ उसने मेरी पूरी फैमिली को ही तबाह कर दिया। साथ ही जिस शादी के मैंने इतने दिनों से सपने देखे थे उसने मेरी पूरी मैरिज को ही रुइन कर दिया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं उससे बदला लेकर के रहूंगी। अब इस लड़की ने बदला लेने की कसम खाई है और औरतों का बदला बहुत ही खतरनाक होता है। अब आगे यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम इधर दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। उस मेंशन से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि उसने जो अभी गोल्डन लायन रोर हेवनली स्किल का जो यूज किया है इसके कारण की सोल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। कि सोल बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी थी और इसकी विटैलिटी को फिर से रिन्यू करने के लिए यहाँ पे फैंग एक एकांत जगह की तलाश कर रहा होता है ताकि वो प्रैक्टिस करके अपनी विटैलिटी को वापस से रिकवर कर सके। उसके पास तो इतनी भी एनर्जी बाकी नहीं रहती है कि वो अपने ज़ॉ फैमिली के हाउस पे पहुंच सके। आगे फैंग एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ता
है जहाँ पे वो बैठ करके एकांत में अपने सोल को रिपेयर कर सके। ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें एक खौफनाक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस विमन जंगल को बीचों बीच बीहड़ में बने हुए खंडर के पास पहुँचती है। उस जगह को देख करके ये कहती है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने आज इस जगह को ढूंढ लिया है, जिसे स्लॉटरिंग हॉर्स या किलिंग तेविरन कहते हैं। इसके बारे में रूमर्स है कि ये हजारों सालों से इसी बीहड़ में मौजूद है और जिस किसी ने भी यहाँ पे आकर के किसी को मारने की सुपारी दी है, वो किसी जगह का एम्परर ही क्यों ना हो, उसे भी असैसिनेट कर दिया गया। की पावर इतनी ज्यादा भयानक है कि इसके सुपारी देने के 1 सेकंड के बाद ही लोग यहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है, ये यहाँ पे वाना ही होती है कि इस स्लॉटरिंग हाउस में यहाँ पे ज़ो फैंग को मरवाने के लिए सुपारी देने के लिए आई थी। वो अंदर जाती है और वहाँ पे काम कर रहे एक बुढ़े से कहती है कि उसे एक किलिंग मिशन को इश्यू करना है। बुढ़ा उसे पूछता है कि किसे मरवाना चाहते हो। वाना उसकी तरफ सोनों के सिक्कों की पोटली फेंकते हुए कहती है कि उसे यूशु सिटी के नए बने लॉर्ड ज़ो फैंग को मरवाना है। वो उसे ये भी बताती है कि वो जो ज़ो फैंग है वो जस्ट एक मिलिट्री का कमांडर है, इतना बड़ा कल्टीवेटर नहीं है कि उसे ना खत्म किया जा सके। बुढ़ा उन सोनों के सिक्कों को तौलता है और कहता है कि इतने पैसे तो एक राजा को मरवाने के लिए भी काफी होंगे, तो एक मिलिट्री के कमांडर को मारना तो इसके बायां हाथ का खेल है। कि वो उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 3 दिनों का इंतजार करना होगा, इन दिनों में ही मेरे आदमी अपने काम पे लग जाएंगे, ज़ो फैंग के मरने की खबर तुम तक पहुंचा दी जाएगी। ये सुनकर के वाना की खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वो सोचने लगती है कि आखिरकार एरोगेंट ज़ो फैंग का खात्मा होगा और उसके मरने की वजह मैं बनूंगी। जैसे ही वो ज़ो फैंग मारा जाएगा, मैं उसकी पूरी ज़ो फैमिली के एक एक बंदे को चुन चुन कर खुद अपने हाथों से मारूंगी। अपने इस इविल इरादों को खुद बोल करके ही पागलों की तरह हंसने लगती है। उसमें इतनी ज्यादा बदले की भावना भर चुकी थी कि वो किसी भी हद तक ज़ो फैंग को मरवाने के लिए जा सकती थी। बाकी सीन चेंज होता है और हमें ज़ो फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फैंग के दादाजी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये खबर पहुंच चुकी थी कि ज़ो फैंग ने अपना बदला पूरा कर लिया है और उसने सिटी हॉजी को मारने के साथ साथ कल कैपिटल की तरफ से आने वाले उन 2 मैसेंजर्स को भी काफी अच्छा सबक सिखाया। साथ ही उनको ये भी खुशी हो रही होती है कि फैंग ने अपने आप को एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब सिटी हॉजी के धमकियों से उनके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। फाइनली उनका ये जो ज़ो फैमिली है वो उन सारी धमकियों से आजाद हो गया। आगे जो यहाँ पे फैंग की मेड शीना होती है, वो ग्रैंडपा से कहती है कि जब मेरे मास्टर का मिशन पूरा हो गया और उन्होंने सिटी हॉजी के पूरे मैंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब तक मास्टर वापस क्यों नहीं आए हैं। इस पे ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों से मैंने पता करवाया है। फैंग जो है वो सिटी हॉजी को मारने के बाद कैपिटल की तरफ से आने वाले वो जो 2 मैसेंजर्स थे उनको चेस करने के लिए उनके पीछे गया था। है कि ये बात सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि फैंग उनके अब भी पीछे ही है। यहाँ पे काफी ज्यादा चिंतित होने लगती है और अपने मास्टर के लिए प्रे करती है कि वो जल्द से जल्द हमारी ज़ो फैमिली के मंशन में सही सलामत घर वापस आ जाए। इतने में ही उन किलर्स का आगमन होता है जो कि धड़ल्ले से उस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करते हुए इनके मैंशन में घुसपैठ करता है। यहाँ पे ज़ो फैमिली के जो वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उनको रोकने के लिए, यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। वो जो किलर्स थे यहाँ ज़ो फैंग को जान से मारने के लिए आए थे। गार्ड्स को देख करके कहने लगते हैं कि तुम जैसे मक्खियों के हमारे सामने क्या ही औकात, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे सामने भिन बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 1 सेकंड का मौका देता हूँ। कि उन 2 किलर्स ने ऐसा अटैक उन गार्ड्स पे किया होता है कि वे वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी के 2 और गार्ड्स जब उनका सामना करने के लिए आते हैं, मारने में उन किलर्स को जरा भी देर नहीं लगती। वो जो किलर्स होते हैं यहाँ पे ज़ो फैंग के ग्रैंडपा से पूछने लगते हैं कि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो ज़ो फैंग कहाँ छुपा हुआ है, जल्द से जल्द उसे बाहर निकालो। इन दोनों किलर्स की पावर को देख करके इधर दादाजी की भी हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ समझ जाते हैं कि ये जो दोनों बंदे हैं वो मार्शल सेक्ट लेवल के हैं, जो कि मार्शल किंग लेवल के अवर लेवल पे होता है। इनका मुकाबला करने के लिए हमारी ज़ो फैमिली में कोई भी बंदा नहीं है जो कि एक मार्शल किंग लेवल के बंदे से फाइट कर सके। जब वो मार्शल किंग लेवल के ही कोई बंदे से फाइट नहीं कर पाएंगे, उससे ऊपर वाले लेवल जो कि मार्शल सेक्ट लेवल है उससे कोई क्या ही मुकाबला कर पाएगा। इसीलिए जो ग्रैंडपा होते हैं उनकी तो यहाँ टोन ही चेंज हो जाती है। दोनों किलर से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। वो इनसे कहते हैं कि वो इस यीशु सिटी के ज़ो फैमिली के हेड हैं। कि वो उनसे कहते हैं कि आप जैसे जेंटलमैन जिसकी यहाँ तलाश कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। पहला किलर उनसे कहने लगता है कि अरे वो बुड्ढे, अभी फैंग को जहाँ भी छुपा के रखा है उसे जल्द से जल्द बाहर निकलने को कह। जिस पे ग्रैंडपा उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि फैंग यहाँ पे नहीं है और मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ है,
लेकिन अगर तुम लोग उससे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हारे मैसेज को जब यहाँ फैंग आएगा तो उस तक पहुँचा दूंगा, इसलिए जब फैंग यहाँ पे आ जाए तो तुम लोग दूसरे दिन आना। जिसपे पहला किलर यहाँ पे ग्रैंडपा को धमकी देने लगता है कि अरे बुड्ढे, अगर तूने फैंग को छुपाने की कोशिश की, आज ये तुम्हारी इंटायर जो जॉ फैमिली है वो मारी जाएगी। ऐसा कहते हुए वो मात्र अपनी यहाँ पे ऑरा शो करता है। से दादाजी हर्ट हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंडपा उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात सच है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, फैंग डेफिनेटली हमारे घर पे अभी नहीं है। जिसमें दूसरा किलर यहाँ पे पहले किलर को कहता है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके इन्वेस्टिगेट किया है, ये बुढ़ा जो बोल रहा है वो सच है, मुझे इस घर में उस जॉ फैंग की ऑरा महसूस नहीं हो रही। अब बताओ कि अब आगे क्या करना है। जिसपे पहला किलर उसे कहता है कि ये जो बुड्ढा है, मुझे लगता है कि ये उस जॉ फैंग का ग्रैंडफादर है, तो क्यों ना इस बुड्ढे को अपने साथ हम बंदी बना करके ले जाएं। फैंग जहाँ भी होगा, जैसे उसे ये बात पता चलेगी वो खुद दौड़ते हुए हमारे पास आएगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। अब दोनों किलर्स ये डिसाइड करने के बाद जो ग्रैंडपा होते हैं उस पे अपना जोर आजमाते हैं। उसे कहते हैं कि बुड्ढे शांति से हमारे साथ चल, ना तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा तो तू यहीं पे लुढ़क जाएगा। यही दूसरा किलर यहाँ ग्रैंडपा को कैप्चर करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। कहाँ उनके बीच बचाव में शीना सामने आ जाती है। उसने ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे शील्ड को जनरेट किया था जो कि उस किलर के पावर के सामने नहीं टिक पाता, और हम शीना को देखते हैं जो कि हवा में तैरने लगती है। उसकी फिजिकल बॉडी की अपीयरेंस सबके सामने आ चुकी थी। वो किलर्स जब यहाँ शीना की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते, क्योंकि शीना की एक रेयर काइंड ऑफ बॉडी है जिसे हेलिश एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जो पहला किलर होता है वो दूसरे से कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसे स्मॉल ईसी सिटी में हमें इस लड़की के शरीर में वो हेलिस एस्ट्रल बॉडी नजर आएगी कि हमें इतने सालों से तलाश कर रहे हैं। इस लड़की की हेलिस एस्ट्रल बॉडी इतनी ज्यादा रेयर है जिसकी तलाश सारे कल्टीवेटर को है, और हमें इस लड़की की बॉडी मिल गई है। इसका मतलब है कि गॉड भी हमारी हेल्प करना चाहता है, और इस बॉडी को पा करके हमारी छप्पर नहीं बम्पर फाड़ के तो लॉटरी लगी है। इस लड़की की हेलिस एस्ट्रल बॉडी का यूज करके स्लॉटरिंग हाउस में हमारी जो पोजीशन होगी वो रातों रात चौगनी हो जाएगी। इस लड़की को जल्द से जल्द हम अपने साथ हेडक्वार्टर लिए चलते हैं। आगे उन दोनों किलर्स की तो खुशी के ठिकाने नहीं होते। वो जल्द से जल्द यहाँ पे शीना की बॉडी को लेते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जाते हुए उन दोनों किलर्स में से एक का आइडेंटिटी कार्ड वहीं छूट जाता है कि उनकी किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, और वो टोकन यहाँ पे ग्रैंडपा के हाथ में लग जाता है, जिसके कारण अब उन्हें पता है कि शीना को कहाँ ले जाया गया है। अब इससे पहले कि फैंग तक इसकी खबर पहुँच पाती है और वो आगे क्या करेगा ये हम जान पाते कि एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।